नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, तब देश भर के अलग-अलग मठों के, परंपराओं के साधु, संत, समाज, प्रतिष्ठित हस्तियां, देश-विदेश के लोग किसी न किसी रूप में या तो अयोध्या में उस समारोह से जुड़े हुए थे, या अगर देश के अलग-अलग हिस्सों में थे और दुनिया के भी अलग-अलग हिस्सों में थे, तो वो भी उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हुए थे। अगर किसी ने लिखित में बायकॉट किया था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। वैसे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब मंदिरों में, मठों में, दूसरे धर्म स्थलों में ओकेशनली जब चुनाव होते हैं तो वहाँ मत्था टेकते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल तो था ही कि जब दशकों की, सदियों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा का क्षण आया, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका बायकॉट क्यों किया? तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठने लाजमी है कि क्या अल्पसंख्यक मतों और अल्पसंख्यकों में भी खास तौर से मुस्लिमों के वोट के लिए इन्होंने ऐसा किया? और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इनके नेता, प्रवक्ता ये कहते हुए पार्टी से बाहर चले गए हैं कि साहब ये सनातन विरोधी हैं, और इनके जो घटक दल हैं जब सनातन का विरोध करते हैं और बहुत आपत्तिजनक बातें करते हैं तो भी ये चुप्पी साधे रहते हैं। अब इनका घोषणा पत्र आया है। उस घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जब वो सहारनपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाया है कि इनके घोषणा पत्र से लग रहा है कि ये मुस्लिम लीग की राह पर ही जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने वैसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कारण बताए हैं, पर ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते अब कांग्रेस की जो छवि है वो मुस्लिम परस्त बन गई है। ए.के. एंटनी कमेटी गठित की गई थी, उसकी कुछ सिफारिशें थी, उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की थी। तब लगा था कि ये संतुलन साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं प्रयागराज से। वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और उनसे ही इस विषय पर भी और कुछ और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है कि ये वो कांग्रेस तो नहीं है, दशकों पहले उस कांग्रेस का तो अंत हो गया, ये तो वो कांग्रेस है जो मुस्लिम परस्ती में डूबी हुई दिखाई दे रही है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर जा रही है। ये आरोप तो बहुत गंभीर है। क्या कहेंगे अनुपम जी? आप म्यूट हैं। सर, अमूमन मैं प्रधानमंत्री जी की बात से डिसएग्री नहीं करता, पर आज मैं डिसएग्री कर रहा हूं। सर, मेरा अपना मानना है कि जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, क्या वो मुस्लिम परस्ती की राह पर नहीं थी? क्या उससे हमको मुस्लिम परस्ती की दिक्कतें नहीं आई? क्या जो ओरिजिनल कांग्रेस थी उसमें हमने जैसे जैसे फैसले लिए, जब वो ओरिजिनल कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट करती है, क्या था खिलाफत मूवमेंट? हम बार बार अपने व्यूअर्स को याद दिलाते हैं खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, ऐसे हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऐसे लगता है अंग्रेजों के खिलाफ। अरे नहीं साहब, वो खिलाफत मूवमेंट था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वो इसलिए था कि बरतानी हुकूमत ने तुर्की में खलीफा को हटा दिया था। बल्कि हटाया क्या था, उसमें सहयोग किया था। हटाया तो उनको कमाल पाशा ने था, तो उन्होंने सहयोग किया था। उन्होंने कहा नहीं, खलीफा को बैठाओ। खलीफा के बैठाने का मतलब, कांग्रेस ये कह रही थी हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि तुम्हारा धार्मिक और तुम्हारा राजनीतिक लीडरशिप, नेतृत्व हिंदुस्तान में नहीं तुर्की से। खलीफा मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। तो वो उनसे कह रहे थे कि साहब, तुम्हारा जो धार्मिक और तुम्हारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तुर्की में है।
तो ऐसे में ये मैं समझता हूं तो बड़ी देशद्रोही सोच थी जो कांग्रेस समझा रही थी। बल्कि आप सुने सर कि मतलब पूरे पूरे देश में इसका विरोध किसने किया। आपको सुन के अजीब लगेगा कि जब कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट चला रही थी तो इकलौता आदमी जिसने उसका विरोध किया वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम मुसलमानों को भड़काओ नहीं। फिर जब आप नहीं माने, मुसलमानों को भड़का दिया, तो भड़के हुए मुसलमानों के नेता हो गए। उन्होंने कहा चलो फिर हम इन्हीं के नेता हो जाते हैं, तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम भड़के हुए मुसलमानों के नेता हो जाते हैं। और उन्होंने बैठ के पूरा पाकिस्तान बना दिया। तो लेकिन कांग्रेस तो पहले भी यही थी। लेकिन आज जो कांग्रेस है, मेरा मानना कोई अंतर नहीं है। बात तो ये थी कि कांग्रेस को बदलना चाहिए था। गांधी कहते थे कि भाई कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, जिस काम में आजकल राहुल गांधी लगे हैं। तो वो कहते थे कि साहब आप कांग्रेस को खत्म कर दो, एक नई पार्टी बनाओ। तो मुझे तो लगता है राहुल गांधी गांधी की बात को ही फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि साहब कांग्रेस से खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन जिस लिहाज से आज उन्हें मुस्लिम लीग कहा गया, आप देखें सर, पहली चीज उन्होंने कहा कि देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जौन सी पार्टी रिलीजियस वायलेंस बिल लाती हो, जो कहता हो कि अगर दंगा हुआ तो बिना जांच के हिंदू दोषी, वो कह रहा है कि साहब बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। वो साहब कह रहा है शरिया का कानून मान। देखिए सीधे सीधे, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। वो कहते हैं कि आपको शादी में, ब्याह में, खान पान, तमाम पर्दे में, कपड़े में, इस सब में अपना कानून मानने की इजाजत होगी, सरकार दखल नहीं देगी। ये नकाब कर सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं, चार शादी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे शरिया का ही तो कानून वो लागू कर रहे हैं साहब। मतलब ये कोई बिल्कुल। सकला कानून तो है नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस सीधे सीधे कह रही कि इस देश में मुसलमानों को शरिया का कानून होगा, यानी सरकार ही शरिया का कानून लागू करेगी। मुसलमान खुद तो नहीं मान लेगा ना उसको जब तक सरकार नहीं लागू करेगी। तो सब शरिया का कानून आपके मुल्क में सरकार लागू करने के, वैसे भी अब तक चल ही रहा था साहब, सरकार ही लाई थी, अभी तक चल ही रहा था, फिर वही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एकदम गलत बात नहीं है। और बाकी क्या कहें सब, आप तो मुस्लिम लीग तो आपकी इलेक्टोरल पार्टनर है। पिछली बार इतने झंडे हरे हरे नजर आए थे कि सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। इस बार राहुल गांधी घबरा गए, उन्होंने हरे झंडे नहीं लगने दिए अपने को। कहा साहब समर्थन गुप्त रहना चाहिए हरे झंडे। अब देखिए वो भी एक लिमिट तक, आपको उनको भी मालूम है कि आपको कहां तक इस्तेमाल करना है। अभी मुस्लिम लीग ने मन बना लिया था, कहा साहब वायनाड में 50% 45% मुसलमान है, आप वहां कर कह रहे हैं, आप केरल छोड़िए, मुस्लिम लीग लड़ेगी यहाँ से। बहुत हाथ पैर जोड़ के इन्होंने मनाया कि साहब अमेठी से भाग के आए, वायनाड आए, यहाँ से भगा दोगे यार, कहाँ जाएंगे। तो आप ये समझें, एक आखिरी चुनाव उन्होंने दे दी और राहुल गांधी को वायनाड से, उन्होंने इसी बार कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था। आप मान के चलें कि आगे से वायनाड से भी नहीं लड़ पाएंगे। तो वो भी आपका इस्तेमाल तभी तक करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने इसी बात साहब नोटिस देके दिखा दिया। ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनकी मुस्लिम परस्ती का आलम ये है कि ये अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं चाशनी में लपेट करके, लेकिन अनुपम जी इस देश में अल्पसंख्यक तो और भी हैं, या केवल मुस्लिम ही हैं? और मुस्लिम तो कई राज्यों में अब बहुसंख्यक हैं। साहब मैं बता रहा हूं कि अल्पसंख्यक एक विभाग है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे 77 साल में पहली बार अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री कोई गैर मुस्लिम हुआ। कि साहब सरदार हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, पारसी हो जाए, आज तक अल्पसंख्यक माने मुसलमान। आप सोचिए इस देश में आप ही ने बनाए हैं। वैसे तो मैं मानता हूं कि जैन हुए, बौद्ध हुए, ये सब हिंदुज्म ही है, सिखिज्म भी हिंदुज्म का हिस्सा है। लेकिन आपने इन्हें अलग अलग मजहब बना दिया। फिर पारसी हुए, ईसाई हुए, बहावी, ढेर सारे। लेकिन आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक विभागों का मंत्री सिर्फ मुसलमान होगा। इतिहास में कभी हुआ ही नहीं साहब, आप सोच के देखिए। तो इनको अल्पसंख्यक माने साहब सिर्फ मुसलमान नजर आता है, वो भी एक कारण है। बाकी लोगों के वोट इतने ज्यादा नहीं है। मुसलमानों के बाद वोट अगर किसी के हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों के हैं। और ईसाइयों का वोट सोनिया गांधी को देख के कांग्रेस को ऐसे ही पड़ जाता है, राहुल गांधी को देख के ऐसे ही पड़ जाता है, प्रियंका गांधी को देख के ऐसे ही पड़ जाता है। तो मान के चलते हैं सब हमारी हुकूमत है। तो ले दे के उन्हें मुसलमानों का बहलाना है। इसलिए हमेशा मुसलमान
जो होता है वो अल्पसंख्यक मंत्री रहता है सर। एक और घटना हुई है, इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, हाई कोर्ट का जो फैसला उन्होंने पलट दिया है, उस पर जो रोक लगाई है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। अब साहब, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जहां मैं बैठा हूं, यहीं पे ये आदेश हुआ था कि जो मदरसों की, आप इसको इस तरह समझें साहब, इसका फंडा समझें। 4 मुस्लिम मिलकर एक मदरसा बना लेते हैं, उसको सरकार में रजिस्टर करा लेते हैं, और उसके बाद सरकार उनका सारी सैलरी देती है, पेंशन देती है, खर्चे देती है, मदरसे की पढ़ाई के लिए देती है, किताबों के लिए देती है, बिल्डिंग के लिए देती है, मरम्मत के लिए सारे पैसे आ रहे हैं। तो जो आदमी मदरसा बनाता है वो उसका मैनेजर बन जाता है, उसके लड़के, उसके भाई, उसके चाचा, ये सब उसके वो बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, और ये सब चल रहा था। दूसरी बात, उसमें सिर्फ स्ट्रिक्टली मजहबी रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि साहब, अगर आपने इसी तरह की धार्मिक शिक्षा देनी है तो सरकार का पैसा क्यों ले रहे हैं? चलाइए आप अपना मदरसा। मदरसा बोर्ड बंद करो, मदरसा नहीं बंद करो, मदरसा बोर्ड बंद करो। मदरसा बोर्ड बंद करो यानी इनको ग्रांट देना बंद करो, इनको तनख्वाहें देना बंद करो, इनको पैसे देना बंद करो, ये हाईकोर्ट ने कहा। पर हमारे सीजीआई साहब ने कहा कि, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया सीजीआई साहब ने, उन्होंने कहा कि ये कहना कि जो मजहबी शिक्षा दी जा रही है मुसलमानों को मदरसे बोर्ड में, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो साहब, मजहबी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती है साहब, आप खुद बताएं। लेकिन उन्होंने इसको स्टे कर दिया। अब इसको क्या कहा जाए? ये सब मुझे, हम इनके घोषणा पत्र, न्याय पत्र पर आने से पहले जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो एक बयान आज वायरल हुआ है, उस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। ये सुन लेते जी हैं सर। क्या कह रहे हैं। 71 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां फिर से सुन लेते हैं। यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ये साहब, जम्मू कश्मीर का क्या राजस्थान के लोगों से या भारत के दूसरे राज्यों से कोई मतलब नहीं है? और अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर मणिपुर की बात ये पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर क्यों कर रहे थे? मणिपुर की बात जाकर के मणिपुर में ही करो। ये क्या तर्क है इनका, और मतलब क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं इनके कि 370 को, एक तो 371 बना दिया इन्होंने। ये कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 370 है या 371 है, और दूसरे कुतर्क कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात प्रधानमंत्री राजस्थान में आके क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, फ्रस्ट्रेशन की बात ना करें, उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो सुन के मुझे होने लगता है। ममता बनर्जी एनआईए पे हमला करा दे रही, सीबीआई को गिरफ्तार करा लिया, ईडी वालों के सर पड़वा दिए, आज एनआईए को हमला करा दिया और कह दिया जो हुआ ठीक हुआ। फौज चीन के बॉर्डर जाती तो ममता कहती भारत सरकार ने बंगाल पे हमला किया, गोया बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। डीएमके वाले तमिल ईलम बना रहे हैं, एक अलग राष्ट्र बना रहे हैं। कर्नाटक में डिप्टी सीएम शिव कुमार के जो भाई हैं, सगे भाई, वो भी जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं साउथ इंडियन स्टेट से एक अलग अलग देश होना चाहिए। केजरीवाल खालिस्तान भड़का रहे हैं, एक नए सिरे से खालिस्तान आंदोलन में आग लगा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कश्मीर अलग कर रही हैं। इस हालात देखता हूँ तो सब पसीना छूट जाता है, और किस तरह की वो है। लेकिन और देश के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको मेरठ से लेकर दिल्ली तक एक मुल्क अलग कर दो हमारा। आपने देखा मुसलमानों के उनके इस तरह के वीडियोज आए हैं। तो हालात बहुत गंभीर हैं, जिसको जो मन में आए करे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे ध्यान रखें कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये सबके वजूद की जंग है साहब।
ये खड़गे साहब कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं इसलिए कह रहा था कि इनके हाल में एक दो और वीडियो आए हैं। हालांकि हमने 2 दिन पहले ही इस पर एक डिस्कशन भी किया था, जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे हजारों की भीड़ आती है, मुझे तो धक्के मार करके अलग कर दिया जाता है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। एक और मतलब वीडियो उनके, भी आया था साहब जिसमें कह रहे थे मैं बोलता हूं तो कोई ताली क्यों नहीं बजाता है। जी हाँ, जी हाँ, अभी कल ये ही वो, दोनों वीडियो मैं ट्विटर पे दोनों वीडियो ट्वीट किए। जी जी जी। तो क्यों अध्यक्ष बने हुए हैं जब आपका कोई सम्मान ही नहीं है, जब केवल आपको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या मजबूरी है अध्यक्ष बने रहना? मतलब कुछ नहीं बने होते तो एक तरफ कोने में पड़े होते। अभी तो ये है कि साहब दो एक बार रो लेते हैं, बाकी अध्यक्ष जी कहलाते हैं, मैनिफेस्टो में फोटो छपता है और हर जगह मंच पे कठपुतली की तरह ही खड़े कर दिए जाते हैं। वो अलग बात ही है, जब खुद ही कह रहे थे कि जब राहुल और प्रियंका आते हैं तो हमें धकिया दिया जाता है। पहली बात ये बताएं कि राहुल और प्रियंका बाद में क्यों आते हैं, अध्यक्ष सबसे बाद में आता है। पर यहाँ तो अध्यक्ष पहले जाके मंच पे खड़ा हो जाता है, राहुल प्रियंका आते हैं, इनको धकिया दिया जाता है। अब उनकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी भी क्यों है साहब, लड़का भी देखे मंत्री है, दामाद को भी उतार दिया साहब, तो जब उनको पूरा खानदान उतारना है, अरबों का एम्पायर है उनका, उसको भी डिफेंड करना है, अरबों का। लेकिन वो दलित हैं, वो अपने को मजलूम भी बता रहे हैं, विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं, लड़का उनका सनातन धर्म समाप्त करने की बात कर रहा है। तो ऐसे ही ऐसा मतलब उनकी और क्या मजबूरी है सिवाय इसके। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी चीज है कि मतलब आप एकदम अप्रासंगिक हो चुके हैं। आप अपने लेवल पे एक सभासदी जीतने योग्य नहीं बचे। और बात आप, लेकिन ठीक है, आप राजनीति है वो आपको छोड़ती नहीं, आप राजनीति को छोड़ते नहीं। अभी मैं देख रहा था जिस दिन मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए, तो मुझे याद आया कि अंतिम पूरा कार्यकाल उन्होंने व्हील चेयर पे बिताया और राज्यसभा आते ही नहीं थे, केवल वोट डालने आए थे, वो भी व्हील चेयर पे। तो ऐसी जी, आप पूछिए क्या मजबूरी है। तो मजबूरी ये है कि साहब राज्यसभा मिला हुआ था तो उनको अपना तमाम सुविधाएं मिली हुई थी। जबकि मनमोहन सिंह को तो सही पूछे इसकी भी जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को जीवन पर्यंत बंगला गाड़ी स्टाफ मिलता है, तो मनमोहन सिंह को तो इसकी भी जरूरत नहीं थी। आप मुझे बताएं मनमोहन सिंह को किस चीज की जरूरत है। बंगला मिलेगा जिंदगी भर, गाड़ी मिलेगी जिंदगी भर, स्टाफ मिलेगा जिंदगी भर, पेंशन मिलेगी जिंदगी भर, दुनियादारी सब कुछ मिलेगा, प्रोटोकॉल मिलेगा जिंदगी भर। आप चलेंगे तो आगे पीछे फ्लीट चलेगी, आगे पीछे एम्बुलेंस चलेगी, डॉक्टर चलेंगे, फोन के बिल्स, नौकरों के बिल्स, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। पर नहीं साहब, राज्यसभा से चिपके रहना, उस राज्यसभा से जिसमें जाना भी नहीं है, उसमें एक बार गए वोट डालने वो भी, और व्हील चेयर पे ले जाए गए। बस वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़के भी हैं कि साहब लड़के को भी राजनीति में ले आए, दामाद को भी राजनीति में ले आए, मंत्री भी बनवा दिया, सनातन धर्म पे प्रहार भी करवा दिया। और सोचे उनको कांग्रेस अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी कांग्रेस को एक रबर स्टैंप चाहिए, रबर स्टैंप को इस बात का मुगालता है कि साहब ठप्पा तो हम ही लगते हैं बने हुए। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है साहब? आपके आसपास की सीटों पर कौन सी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और क्या कंडीशन कांग्रेस की है? कांग्रेस की सिर्फ 3 सीट चर्चा में है साहब, सिर्फ 3 सीट, और तीनों किस लिए हैं समझ लीजिए। पहली सीट, आप 17 टिकट हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन कहां से लड़ा है। एक नाम सर आप बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अब मैं हाथ जोड़ के चैलेंज कर रहा हूँ, पर आप बता दीजिए, नाम को जानते नहीं कहां से। एक सीट मुरादाबाद चर्चा, सहारनपुर चर्चा में, क्योंकि वहां इमरान मसूद लड़ रहा है। इमरान मसूद इसलिए चर्चा में क्योंकि उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जी, इसलिए सहारनपुर चर्चा में है। दूसरी सीट हमारी है प्रयागराज चर्चा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रेवती रमन सिंह कांग्रेस में चले गए, उनको सपा से वोट टिकट नहीं मिला, भाजपा बहुत दिन मांगते रहे, भाजपा से नहीं मिला, अब उनके लड़के को टिकट दिया गया, इसलिए चर्चा में है। और तीसरी सीट अमेठी चर्चा में है, रायबरेली चर्चा में है कि साहब बात छोड़ के भाग गया है गांधी परिवार। मैंने तो उसमें वीडियो बनाया है घूमता आईना में, यूपी से फरार गांधी परिवार, तो वो पता नहीं चल रहा है कि साहब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जिसके लिए राज परिवार के दामाद श्री खुद ही ताल ठोक रहे हैं, एएनआई को बुला बुला के, लोगों को बुला बुला के वो दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो साहब अगर उन्हें टिकट चाहिए होता तो सोनिया से मांगते, प्रियंका से मांगते, लेकिन अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी परिवार तक दबाव बना रहे हैं। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि मुझसे विपक्षी नहीं, दूसरी पार्टियां कहती हैं कि अरे वाड्रा साहब आप जैसा महान नेता
कहाँ अपना समय वेस्ट कर रहा है, यहाँ आ जाइए, तत्काल आपको बहुमत से बना दें। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि देश के कोने कोने से मेरी पुकार आ रही है, मुझे मांगा जा रहा है। कमाल है साहब, मैं क्या बताऊं, मैं यही कैसे जन्मदिन मनाए जाते हैं, मेरा जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। तो आप साहब, अभी मैंने उस दिन अभी देखा, पता किया, वहां पे एक खबर आई है कि अमेठी में पिछले 10 साल में वाड्रा 5 बार गए, लेकिन अमेठी में साहब उनको बुलाया जा रहा है, उनकी डिमांड है। अब क्या कहा जाए इस तरह की बातों को सर, क्या कहा जाए। और जो इनका न्याय पत्र है उस पर क्या कहेंगे अनुपम जी? एक कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 30 लाख नौकरियों का वादा है, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। जब इनकी सरकार थी तब ये सब क्यों नहीं किया इन्होंने? देखिए साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मुझे मोटी मोटी 5 बातें कहनी है। पहली बात, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि जब वो कपड़ों की और शादियों की बात करते हैं तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को शरिया के कानून का हक होगा, नंबर 1। दूसरी बात साहब, उन्होंने 20 पन्नों में बताया कि गरीबी हटाओ। ये बड़ी अजीब सी बात है, इंदिरा जी 60 के दशक से गरीबी हटा रही है, और आज 21वीं सदी का 1/4 गुजर गया, वो आज भी कह रहे हैं गरीबी हटाओ, उसमें 20 पन्ने लगा रहे हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए अब तक क्या हटा रहे थे ये। तीसरी बात, आप इनकी गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी ये बताइए। उन्होंने 3 गारंटियां दी। उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, CAA हटाएंगे, और धारा 370 हटाएंगे, और तीनों का जिक्र नहीं है साहब मैनिफेस्टो में। इतनी कमाल की बात है कि तीनों का जिक्र नहीं है। मतलब जिस बात पे आप पानी पीने की कसम खाते थे, आप पार्लियामेंट में कहते थे कि हम वापस, हमारी सरकार आ गई तो हम 370 वापस ले आएंगे, 370 का जिक्र ही नहीं है। आप कहते थे हमारी सरकार आ गई तो CAA हटा देंगे, CAA का जिक्र ही नहीं है। आपके हमारी सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, पुरानी पेंशन योजना ले आएंगे, उसका जिक्र ही नहीं है। इतना तमाशा बना दिया है। फिर लगातार कहते हैं मोदी के 400 नंबर आ गए, 400 सीटें आ गई, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान में 41 संशोधन करने की बात कही। ओंकार जी ध्यान दें, जो पार्टी लगातार कह रही कि मोदी संविधान बदल देंगे, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 41 संशोधन करेंगे संविधान में। अब आप सोच लीजिए इसको, ये उनका घोषणा पत्र इन अ नटशेल। केवल इतनी बात नहीं कही है, उन्होंने कहा था कि अगर ये फिर से सत्ता में आए, इन्होंने संविधान बदलने की कोशिश की तो देश में आग लग जाएगी, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में बाद में कहा कि अभी तो 10 ही साल हुए हैं भाई। तो फिर इसको इस तरह समझ लिए ना, 41 बार आग लगाने की बात कही। अगर संविधान एक बार बदलने से आग लगेगी तो उन्होंने 41 संशोधनों की बात की, 41 बार आग लगा देंगे। इनके तो सारे वादे संविधान संशोधन से है, चाहे वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाना हो, चाहे महिलाओं को 50, वो सब कुछ इनका संविधान संशोधन। मतलब वो जो लोग अपने घोषणा पत्र में 40 से ज्यादा बार संविधान बदलने की बात करते हो, वो मोदी पे आरोप लगाते हैं कि साहब अगर 400 सीट ले आए तो संविधान बदल देंगे। मुझे इससे बड़ा कोई मजाक नजर नहीं आता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम पर जब आज तक की मौसमी ने सवाल कर लिया राहुल गांधी से और चिदम्बरम से, तो चिदम्बरम का जवाब सुना होगा आपने कि नहीं उन्होंने साहब ये उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं, हमारे दिमाग में है। अब आप समझ लीजिए, इनको वोट मैनिफेस्टो पे नहीं पड़ेगा, चिदम्बरम का दिमाग पढ़ के पड़ेगा साहब। उन्होंने कहा मैनिफेस्टो में भले नहीं पर हमारे दिमाग में है, तो चिदम्बरम का दिमाग पढ़िए और तय कीजिए कि वोट किसे देना है। क्या देख रहे हैं आप 2024 के नतीजे आने के बाद कहां होंगे ये लोग साहब? और कांग्रेस का क्या होगा? भाजपा को कितने वोट मिलेंगे ये तो साहब समय बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक उम्मीद की जा रही कि भारी बहुमत से लौटेंगे, इस देश का मुकद्दर है, लौटाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी समय बताएगा। लेकिन जो चीज मैं बता सकता हूं वो ये बता सकता हूं कि ममता बनर्जी का दावा सच के बहुत करीब है। जब ममता बनर्जी ने कहा था कांग्रेस को कि तुम 40 सीट लाने में मोहताज हो जाओ, इनको 40 सीट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देश का मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, देश का सबसे बड़ा सूबा है 80 सीटों का उत्तर प्रदेश। पूरा गांधी परिवार यहां से पलायन कर गया। आप सोचिए, ये वो सूबा है जहां से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते थे, ये वो सूबा है जहां से लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते थे, ये वो सूबा है जहां से
वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते थे। ये वो सूबा है जहां से 80 सीटें आती हैं। अगर वहां से राज परिवार पलायन कर गया तो जीतने की संभावना तो पहले ही छोड़ चुके हैं। एक भी सीट उत्तर प्रदेश से उनकी आनी बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि साहब 40 सीट भी लाके आप दिखा देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं दोनों बातें कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, देश में कांग्रेस को 40 सीट मुश्किल है, और 2014 और 2019 में 5-5 सीट लाने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 5 सीट भी नहीं ला पाएगी। ओंकार जी, ये मैं आपके शो पे कह रहा हूं। बहुत सही बात आपने कही है, और हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश एक के बाद एक कैंडिडेट बदल रहे, और किसी किसी सीट पर तो 3-3 कैंडिडेट चेंज कर दिए। साहब, जिस सीट पे मैं बैठा हूं विधानसभा में, उसमें 7 बार सीट चेंज की थी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन अधिकारी से कहा था उम्मीदवारों से कि तुम लोग क्या सपा कार्यालय से सिंबल चुरा के ला रहे हो क्या? इतनी बार कैसे बदल सकता है? और आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 2 लड़कों की जो फिल्म पहले ही फ्लॉप हो चुकी है वो फिर रिलीज की जा रही है। लड़कों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। लड़की लड़ सकती हूँ वादा करने वाला लड़की भाग चुकी है। जो राज परिवार की माता श्री थी वो पलायन कर गई। राहुल गांधी को अपने माँ बाप भाई बहन वायनाड में नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा भी था कि, उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप भाई बहन सब मुझे वायनाड में नजर आते हैं घरों में। मैंने सोचा भी था कि भाई अगर सारे माँ बाप भाई बहन वहां आए तो आपका अमेठी वाले क्या थे? वो आपका स्टाफ था क्या, जहां से आप 3 पुश्तों से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको बुलाने का शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।